सुमित्रा देवी के 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी सुमित्रा ने एक ही साथ एक ही मंडप में कर दी थी। सुमित्रा की चारों बहुएं नैना, प्रीति, सोना, आरती दरवाजे पर खड़े थे। सुमित्रा अपनी बहुओं का स्वागत करती है और उन सभी को अंदर लेकर आती है। सुमित्रा का घर काफी छोटा था। एक ही हॉल में सब कुछ था। एक छोटा सा बाथरूम और किचन। उसी हॉल में खाना पीना, सोना, उठना बैठना सब होता था। ये सब देखकर नैना और प्रीति मन ही मन कहती हैं, हे भगवान, ये कौन सी झोपड़ी में आ गई मैं। आजकल के समय में कौन रहता है ऐसे। अरे अब तो छोटे छोटे बच्चे का एक अलग अलग कमरा होता है और यहाँ तो एक ही हॉल में मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि अपनी सुहागरात पर अपने पति के साथ खूब सारी फोटो क्लिक करूंगी, खूब सारी बातें करूंगी, और यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया। तभी सुमित्रा अपनी बहुओं से कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरा घर काफी छोटा है, बाकी तुम लोग चिंता मत करो। तुम चारों का अलग अलग बेड है और इसी हॉल में मैंने पर्दे की आड़ में तुम सबका बेड लगा दिया है, जिसमें तुम अपने पति के साथ आराम से अपना प्यार भरा पल गुजार सकती हो। चारों बहू अभी नई नई थी, जिस कारण वो अपनी सास को कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। तभी नैना का पति विकास उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी नैना गुस्से में विकास से बोलती है, सुहागरात की तो बैंड बजाती है तुम्हारी माँ, और तुमने मेरे को छूने की कोशिश मत करना। ऐसे फटीचर घर में तो मैं अपना क्या एक नाखून भी टच करने नहीं दूंगी। अरे थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सबको पता चल जाएगा कि तुम जुबान से भी तेज हो और हर चीज में तेज हो। देखो, जिसे जो पता लगाना है लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों की नजरों में मैं बेशरम हूँ तो यही सही, लेकिन सबसे ज्यादा बेशरम तो तुम और तुम्हारी माँ है। इतनी भी शर्म नहीं है कि क्या जब बच्चों को शादी की जाती है तो उन्हें प्राइवेसी के नाम पर भी एक अलग कमरा भी दिया जाता है। अच्छा, किस तो करने दो कम से कम। किस करना तो बहुत दूर की बात है। किस करने के लिए ना कमरे का किस्सा भी अलग कर लो, उसके बाद कुछ सोचना। इस तरह से चारों बहुएं अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके सो जाती हैं और बेचारी चारों लड़कियों का सुहागरात का ख्वाब टूट जाता है। ऐसे में अगली सुबह आरती और सोना दोनों उठकर घर का सारा काम करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नैना और प्रीति दोनों गुस्से में अपने ही बेड पर बैठी हुई थी। तभी उनकी सास आती है और उनसे बोलती है, हे बाबू, ये क्या तरीका है ससुराल में रहने का। हर एक संस्कारी बहू सुबह सुबह उठ कर ना अपने पूरे ससुराल में झाड़ू लगाती है, सास को चाय बना कर देती है, पूजा पाठ करती है, और तुम दोनों मुंह लटका कर बैठी हुई हो। अगर संस्कारी बहू चाहिए होती ना तो संस्कार ना आपके अंदर भी होने चाहिए। माँ जी, ये कोई तरीका नहीं है क्या। अरे कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी नहीं है यहाँ। शादी के बाद अपनी बहू बेटी की पूरी फिल्म देखना चाहती हो क्या आप। हे भगवान, कितनी बेशरम है तू। बात करने का तरीका नहीं है। क्या तुझे ये मत भूल कि तेरी मैं सास हूँ और अपनी सास से तू ऐसी बात करेगी तो माँ जी, इसमें बुरा क्या है। अगर सास बेशरम बनने को तैयार है तो हम भी तो बहू हैं। अगर सास को हमारी पिक्चर देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी सेंस है जो कि हमें प्राइवेसी चाहिए। शादी से पहले हमारा एक अलग अलग कमरा था। हमें नहीं पता था कि शादी के बाद हमें ये सब देखने को मिलेगा। आपके बेटे ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखे में रखा इन्होंने। तभी वहाँ सोना और आरती आती हैं। सोना और आरती दोनों अपनी सास के पैर छूते हैं। पैर छूने के बाद उसे चाय देती हैं। तभी सास नैना और प्रीति से कहती है, हे देखो, इस घर में ना तुम्हारे अलावा ये दोनों और भी हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। सच में किस्मत में 2 बेशरम बहू लिखी थी, इसलिए तुम दोनों ऐसी निकल गई हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं माँ जी कि अगर इनको दिक्कत परेशानी नहीं तो हमें भी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सास अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। तभी सास अपनी सहेली से चुगली करते हुए बोलती है, और बता, तेरी बहू ने तो तुझे दादी भी बना दिया है। पता नहीं हमारे नसीब में ये कब लिखा है। तेरे घर में भी तो बहू आई है, कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं, और इतने समय में लोग खुशखबरी तो दे ही देते हैं। तेरी तो 4 बहू हैं, किसी ने भी नहीं दी क्या खुशखबरी। नहीं यार, तुझे तो पता है ना, आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं जल्दी बच्चा पैदा करना ही नहीं जानती। खैर, हमें क्या करना है।
तभी वहाँ नैना आ जाती है और नैना वो फोन छीनकर अपनी सास की सहेली से बोलती है। हाँ आंटी जी, बच्चा तो पैदा तब होगा ना जब हमारी सास हमें मौका देगी। एक ही हॉल में खुद भी सोती है और हमें भी सुलाती है। ऐसे में तो संभव नहीं है ना कि हम इन्हें दादी बना पाए या फिर हम कभी माँ बन पाएंगे। अपनी कमी कोई नहीं बताता, लोगों को ढिंडोरा पीटने चली जाती है कि हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी है। क्या साथ देंगी? हाय राम जी, कैसी है तू? कम से कम बहू के लिए अलग अलग कमरा तो बनवा देती। अब इतनी भी कंजूसी किस काम की? आजकल तो गरीब से गरीब लोगों के घर में बहू बेटे का कमरा अलग होता है और एक तू है। नैना की इस हरकत पर सास को बहुत गुस्सा आता है और वो नैना को फटकार लगाते हुए कहती है, संस्कार दिए हैं क्या तुझे तेरे बाप और माँ ने? तमीज नहीं है क्या? क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन को छेड़ने की? और बेशर्मी की हद होती है। इतनी तड़प है क्या तुझे अपने हस्बैंड के साथ सोने की, जो पूरे घर में ढिंडोरा पीटती रहती है कि तुझे एक प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। इसमें गलत क्या है माँ जी? आपने बिना प्राइवेसी के 4 बेटे पैदा किए हैं क्या? सास को नैना की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर आरती और सोना आती है और वो दोनों अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी देखिए ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप खुद सोचो, जो हमारे साथ हो रहा है वही आपकी बेटी के साथ होता तो आपको कैसा लगता? हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसे अपने पति के साथ प्यार भरे पल गुजारने होते हैं। बहुत सारे अरमान सजाकर वे अपनी ससुराल आती है। ऐसे में हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। फर्क इतना है कि नैना उन चीजों को बोल देती है और हम बोल नहीं पाते, लेकिन तकलीफ हमें भी होती है। आरती की बात सुनकर सास समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही एहसास अपने चारों बेटों को कहकर वो एक नया घर देखना शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों बाद वो लोग एक नया घर ले लेते हैं जहाँ सबके अलग अलग कमरे होते हैं। जिसके बाद उसने घर में उन चारों की अलग अलग कमरों में सुहागरात होती है। कि एक गरीब माँ थी जिसकी बेटी पूजा अंधी थी। पूजा की उम्र शादी की हो चुकी थी, पर क्योंकि पूजा अंधी थी इसलिए कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। भला कोई अच्छे घर का लड़का उससे शादी करता भी क्यों? ना ही उसे दहेज मिलने वाला था और ना ही ढंग की लड़की। कहने को तो पूजा बहुत सुंदर थी, पर बेचारी टीक नहीं सकती थी। और इसी बात से परेशान रिंकी मालिक के घर काम कर रही होती है और तभी उसकी नजर घर आई राधा पर पड़ती है। क्या हुआ राधा, आज तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आज से पहले तो तुम जब भी मेरे घर आई हो हमेशा हंसती हुई आई हो। अरे भैया आप क्या ही बताऊं, मेरा बेटा सूरज जिसकी शादी नहीं हो रही। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब जो भी लड़की मिलेगी मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगी। फिर चाहे वो लड़की लंगड़ी हो, लूली हो, गूंगी हो, कुछ भी हो, सब चलेगा मुझे। अब कर भी क्या सकते हैं। अरे रिंकी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मेरी बहन आज बहुत दिनों बाद यहाँ आई है। जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। वैसे तो रिंकी रसोई में काम करने के लिए चली जाती है, पर उसका पूरा ध्यान राधा की बातों पर होता है। राधा की बातें सुनकर अब रिंकी के जहन में अपनी बेटी पूजा की शादी सूरज से करवाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। काश की मालकिन अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देती। आखिर उन्हें भी तो कोई भी लड़की चलेगी। क्या करूं, मालिक से बात करूं या ना करूं? वो ऐसा ना सोचे कि मैं गरीब बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। ऐसा काम करती हूँ, मालिक की बहन को जाने देती हूँ, फिर अकेले में मालिक से बात करूंगी। यही सोचकर रिंकी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रिंकी हिम्मत करके अपने मालिक से अपनी बेटी की शादी की बात कर ही लेती है। मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिंकी, क्या बात करनी है? मालिक, मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी पर डर लगता था। हम छोटे लोग हैं ना, तो कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। पर मालिक जी, आपकी बहन बोल रही थी कि उन्हें अपने घर के लिए कैसी भी बहू चलेगी। मेरी बेटी अंधी है और मैं गरीब। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दहेज देकर अपनी अंधी बेटी की शादी करवा सकूं। आपकी बहन बोल रही थी कि कोई भी लड़की चलेगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बेटी की शादी? अरे रिंकी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? तुम्हें तो उसी दिन कह देना चाहिए था राधा से। चलो कोई बात नहीं, मैं राधा से बात करूंगा और तुम चिंता मत करना। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बड़े ही धूमधाम से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी।
मेरे भांजे सूरज के साथ अब तो तुम बस गांव में न्योता बांटो। अपने मालिक की ये बातें सुनकर रिंकी बहुत खुश होती है। खुश होती भी कैसे नहीं, आखिर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अंधी बेटी की शादी इतने बड़े घर में होगी। ये सोच सोच कर ही रिंकी बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी भी बड़े घर की बहू बनेगी। माँ, क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ पूजा बेटा, क्योंकि बहुत जल्द तेरी शादी होने वाली है, वो भी बहुत बड़े घर में। और उससे भी अच्छी बात ये कि लड़के वाले हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें बस अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए। इस तरह से रिंकी पूरे गांव वालों को खुशखबरी सुनाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी राधा के बेटे सूरज से हो जाती है। शादी इतनी धूमधाम से होती है कि सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लड़का कितना सुंदर है। अरे मैंने तो सुना है रिंकी बहन जहाँ काम करती है उसी की बहन है इसकी बेटी की सास। और रिंकी ने 1 रुपए भी शादी में खर्च नहीं किए, सारा खर्चा लड़के वालों ने दिया है। पर जो भी कहो बहन, इस अंधे की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला। गांव की सभी औरतें खुसर बुसर कर ही रही होती है कि आखिर पूजा के अंदर लड़के वालों ने ऐसा क्या देखा कि इस अंधी पूजा की शादी राधा ने अपने बेटे से करवा दी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसे उसके सपनों का ससुराल जो मिला था। ऐसे ही एक रात पूजा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे अपने कमरे में किसी की आने की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है इतनी रात को मेरे कमरे में? अरे पूजा, आराम से बोलो, मैं हूँ तुम्हारा पति सूरज। इतना बोलकर सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की ये बदतमीजी पूजा को जरा भी पसंद नहीं आती और वो उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे पति नहीं हो। मैं उनकी खुशबू, उनकी आहट से पहचान लेती हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो, इसीलिए खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। पूजा मेरी बात को समझो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और थोड़ा आराम से बोलो, अगर माँ ने सुन लिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझसे दूर हटो। मैं अंधी हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, पर मुझे तुमसे ज्यादा इंसान की पहचान है। इस तरह से पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी पूजा की आवाज सुनकर घर का नौकर रामू पूजा के कमरे में आता है। मालकिन, क्या हुआ? साहब जी से आपका कुछ अंदर हुआ क्या, जो आप साहब जी को अपना पति मानने से इनकार कर रही हैं? रामू, लगता है आज तुमने ज्यादा ही पी ली, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे मैं अंधी हूँ, तुम भी अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मेरे कमरे में कोई और आदमी आया और मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बना रहा है? पर मालकिन, यही आपके पति हैं, यही तो हैं सूरज बाबू। घर में हो रहे शोर की आवाज सुनकर अब राधा और पूजा के शोर से उसके जेठ जेठानी की भी आंखें खुलती है और वो भी पूजा के कमरे में आते हैं। पर जैसे ही पूजा का जेठ कमरे में जाता है, पूजा उसके गले लग जाती है और सभी घर वालों से कहती है, सूरज जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब इन सबको बताइए कि ये आदमी मेरा पति नहीं, मेरे पति आप हो। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे पति को अपना पति कैसे कह सकती हो? माना कि तुम अंधी हो और मम्मी जी ने सूरज की शादी तुमसे कराकर तुम पर एहसान ही तो किया है। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूजा अपने जेठ को अपना पति कह रही थी तो वही उसकी जेठानी उसे इस बात के लिए धमका रही थी। तो वही दूसरी ओर सूरज पूजा को बार बार यकीन दिला रहा था कि वही उसका पति है और उसके साथ धोखा हुआ है। आखिर सूरज किस धोखे की बात कर रहा था? मैं अपनी पत्नी के साथ और धोखा होते हुए नहीं देख सकता। आप उसे सारा सच बता दी हो या आज मैं खुद सच बताऊं? हाँ हाँ, हो रहा है पूजा बहू के साथ धोखा, और उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। पर मेरे ये सब करने की वजह ना तुम सब हो। मैं इसे इस घर की बहू इसलिए बनाकर लाई थी ताकि ये मेरे अंश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्या हुआ, मेरा एक बेटा तो नपुंसक निकला, और अगर ये नपुंसक निकला तो मेरी ये बड़ी बहू जो कि एक बांझ निकली। अब एक बेटा मेरा नपुंसक है जो मेरे अंश को कभी आगे ही नहीं बढ़ा सकता, और मेरा जो दूसरा बेटा है वो अंश को आगे बढ़ा तो सकता है लेकिन उसकी बीवी बांझ निकली। अब इसीलिए मैंने पूजा की शादी सूरज से करवाई।
ताकि सूरज के बदले उसका पति बनकर मेरा बड़ा बेटा पूजा के साथ सोता रहे। सारा सच जानने के बाद पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेती है कि वो अपनी सास को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी। माना कि पूजा अंधी है, पर किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो उसके साथ धोखा कर सके। इसलिए पूजा अपनी सास और जेठ को सलाखों के पीछे डलवा देती है और खुद अपने ससुराल को छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा शहर काम करने के लिए गया था। जब वो शहर से वापस आता है तो वो दूसरी शादी करके आता है जिसका नाम रिंकी चिड़िया होता है। जब चिंकी चिड़िया अपनी सौतन रिंकी चिड़िया को देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही साथ कालू कौवे के पिता चील कौवे से बोलता है, अरे बेशरम नालायक कौवे, मैंने तुझे शहर कमाने के लिए भेजा था कि दूसरी शादी करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहू के लिए सौतन लाने की? कालू जी, ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे, वो हंसते हंसते मुझे अपना लेंगे। रिंकी, ये मेरे पिता है, मैंने इन्हें नहीं बताया, इसलिए मुझसे नाराज हो रहे हैं। खुद ने तो मेरी माँ के बढ़ने के बाद दूसरी शादी की नहीं और मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं इनकी पसंद की लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की? मुझसे भी नहीं करनी थी ना शादी। वो एक गलती थी जो मैंने रिंकी से शादी करके सुधार ली है। इतना बोलकर कालू कौवा रिंकी चिड़िया को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ वो दोनों एक साथ बहुत सारी बातें करते हैं और पूरा दिन बीत जाता है। अगली सुबह रिंकी चिड़िया अपने घर में वॉशरूम ढूंढने लगती है। हे भगवान, सच कहते हैं प्यार अंधा होता है। इस अंधे प्यार के चक्कर में मैं गांव आकर बस गई। प्रेशर इतनी जोर से बना हुआ और इतने बड़े घर में कहीं वॉशरूम नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ मेरी प्यारी सौतन, इतनी सुबह छोटे कपड़े पहनकर पेट पकड़कर क्यों घूम रही हो? अच्छा, तो तुम्हें गुसल खाना जाना है? हाँ, अब जल्दी बताओ वॉशरूम कहाँ है ताकि मैं हल्की हो सकूं। ये तुम्हारा शहर नहीं गांव है, समझी? यहाँ घर के आंगन में कोई गुसल खाना नहीं बनवाता। घर से बाहर निकल जाओ, मिल जाएगा गुसल खाना। और एक बात, इन कपड़ों में घर से बाहर मत जाना वरना सब बेशरम कहेंगे। कोई दूसरे कपड़े पहन लो जो पूरे हों। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रिंकी चिड़िया अपनी सौतन की एक नहीं सुनती और उन्हीं छोटे कपड़ों में बाहर चली जाती है। वॉशरूम टूटा फूटा था और उसका दरवाजा भी खुला दरवाजा देखकर रिंकी चिड़िया सीधा दरवाजा खोल देती है और देखती है कि गुसल खाने में उसका ससुर चील बैठा हुआ है। डैडी जी, माफ करना, मुझे नहीं पता था वॉशरूम में दरवाजा खुला था, मुझे लगा कोई और होगा। पता नहीं कैसी बेशरम बहू उठाकर लाया मेरा नालायक बेटा। अरे तुम्हारे शहर में किसी ने सिखाया नहीं कि वॉशरूम जाने से पहले एक बार आवाज लगा देनी चाहिए? बुढ़ा कहीं का, गलती खुद की और ब्लेम मुझे कर रहा है। माफ करना डैडी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा, क्या आप थोड़ी जल्दी निकल सकते हैं? मुझे भी हल्का होना है। हाय हाय, देखो कैसी नालायक और बेशरम बहू है, अपने ससुर को जल्दी निकलने के लिए कह रही है। अरे जब ससुर वॉशरूम में घुसे होते हैं तो बहू घर में होती है, ना कि गुसल खाने के बाहर खड़ी होकर अपने ससुर के निकलने का इंतजार करती है। ऊपर से कपड़े देखो मैडम जी के, भला गुसल खाने में ऐसे कपड़े पहन के कोई आता है? बस बहुत हो गया डैडी आपका, आप अपने लेक्चर अपने पास रखो और जल्दी से निकलो। अब रिंकी चिड़िया अपने ससुर की उम्र की इज्जत नहीं करती और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देती है। कुछ देर बाद चील बाहर आते हैं, जिसके बाद रिंकी चिड़िया गुसल खाने में जाके देखती है और देखती है कि गुसल खाने का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर से लॉक नहीं हो रहा। ये क्या है? दरवाजा टूटा हुआ है, ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा, मैं वॉशरूम कैसे करूं? अब समझ में आ रहा है क्यों ससुर जी ने दरवाजा बंद नहीं किया था। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। अब जैसे तैसे रिंकी चिड़िया हल्की हो जाती है और जैसे ही गुसल खाने से बाहर निकलती है वो देखती है चिंकी चिड़िया गुसल खाने के बाहर खड़ी है। तुम शहर की चिड़ियों का पता नहीं क्यों गांव में बसने के लिए तैयार हो गई। अरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो करती, कितना टाइम लगा दिया अंदर। पता है तुम्हारी वजह से ससुर जी को खेत में जाना पड़ा, पर उनके निकलने के बाद ही तो मैं वॉशरूम गई थी। और वैसे भी इतना बड़ा परिवार और गुसल खाना सिर्फ एक, ये तो नाइंसाफी है ना। एक गुसल खाना तो और होना चाहिए। अपनी बकवास अपने पास ही रखना, अगर ससुर जी ने सुन ली तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। और हाँ, नहाकर अच्छे कपड़े पहन लेना। सही याद दिलाया। अब जल्दी बताओ वॉशरूम कहाँ है ताकि मैं नहा सकूं। अरे इतना बड़ा गुसल खाना क्या सिर्फ पोटी करने के लिए बना है? दिखाई नहीं दे रहा पोट के पास में कितनी सारी जगह खाली है? वो बाथरूम ही तो है, वहीं बैठकर नहाना होगा क्या? ये बात सुनकर रिंकी चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक तो छोटा सा गुसल खाना टूटा फूटा जिसका दरवाजा भी बंद नहीं होता और उसी गुसल खाने में नहाना और पॉटी करना दोनों था। ये सोचकर चिंकी चिड़िया का सर घूमने लगता है, पर बेचारी सब कुछ मैनेज करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब रिंकी चिड़िया नहा रही होती है तो अचानक से उसका ससुर पॉटी करने के लिए गुसल खाने के अंदर घुस जाता है। डैडी, मैं नहा रही हूँ। माफ करना, प्रेशर बहुत जोर का था,
पता नहीं था कि तुम अंदर हो, चिंकी ने भी नहीं बताया। इतना बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। पर आज पहली बार रिंकी चिड़िया को बहुत ही एम्बैरेस फील होता है। वो घर जाकर अपने सौतन पति और ससुर तीनों से एक और घोंसल खाने बनाने की बात करती है। बस बहुत हो गया आप लोगों का, जिसे घोंसल खाना कह रहा है वो घोंसल खाना नहीं। एक पक्षी नहा रहा होता है, दूसरा पॉटी करने के लिए घुस जाता है, और जब एक पॉटी कर रहा होता है दूसरा नहाने के लिए घुस जाता है। आखिर इस तरह के बेशर्मी कब तक हम देखेंगे? इसीलिए अब मुझे इस घर में एक और वॉशरूम चाहिए जिसमें दरवाजा बंद होता हो। देख रहे हैं ससुर जी, खुद तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, खुद तो अंदर से शर्म नाम की चीज नहीं है इसके अंदर, और यहाँ शर्म की दुहाई दे रही है। हाँ हूँ मैं बेशरम, अगर छोटे कपड़े पहनने से कोई बेशरम हो जाता है तो हूँ मैं बेशरम। पर आप सब क्या है, आप जिस तरह की हरकतें करते क्या वो बेशर्मी नहीं हुई? कालू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, ये जानती हुई कि मेरी एक सौतन है, मैंने उसे भी अपनाया, पर क्या तुम मेरे लिए एक शौचालय नहीं बनवा सकते? चिंकी बहू, कालू बेटा, रिंकी बिल्कुल सही कह रही है। बहू और ससुर का एक वॉशरूम होना ठीक नहीं है, वो भी ऐसा घूसलखाना जिसमें दरवाजा बंद नहीं होता। बार बार मुझे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर कभी किसी आस पड़ोस वाले ने देख लिया तो वो किस किस तरह की बातें करेंगे। बाहर के पक्षी कुछ बोले उससे तो अच्छा है तुम एक और घुसलखाना बनवा लो। आज पहली बार कोई चिंकी चिड़िया के बात से सहमत हुआ था। ये देखकर रिंकी चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है और आखिरकार रिंकी चिड़िया की जिद की वजह से घर में एक और वॉशरूम बन जाता है। एक और वॉशरूम बनने के बाद चिंकी चिड़िया अपनी सौतन रिंकी चिड़िया के साथ अंदर बना हुआ वॉशरूम यूज करती है और कालू कौवा अपने पिताजी चील के साथ पहले वाले घुसलखाने का इस्तेमाल।